अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अरे मैंने असाइनमेंट अपलोड कर दिया था, सेकंड असाइनमेंट आप लोग का कल रात को, अमंग अदर लेक्चर्स वगैरह पुराने थे। तो संडे इसकी डेडलाइन है, आई थिंक मंडे से सबमिट है और फ्राइडे को हमारा क्विज है। तो दो क्वेश्चंस हैं, एक तो क्वेश्चन सिंपल है, एक थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल है, तो वो अटेम्प्ट कर लीजिएगा। टॉपिक्स क्या है क्विज के? 6.4 to 6.7 टॉपिक्स, मतलब अभी जो करंटली आज और कल के लेक्चर्स वाला तो नहीं है, मतलब उससे पहले जो लेक्चर्स से स्मॉल सिग्नल था, फिर वो वाइसिंग थी, ये सब चीज़ें असाइनमेंट है। बिट क्विज भी 6.4 to 6.7 से आएगा। 6 पॉइंट्स मतलब ये जो आज कर रहे हैं ये भी पार्ट ऑफ द क्विज होगा। तो क्विज में भी 2 क्वेश्चंस होंगे। क्विज हम क्लास के बाद ही लेंगे क्योंकि क्लास में ज़ाया ना हो, और टाइम डिस्कस कर लेंगे, प्रेफरली 3:30 पे रख लेंगे जब अगर क्लैश ना हो किसी का। तो अहमद मुझे बता देना कि कल तक अगर 3:30 पे तुम लोगों को कोई क्लास से कुछ क्विज अगर कोई रखता नहीं है तो फिर हम उस टाइम पे रख लेंगे अपना क्विज। ठीक है सर, फ्राइडे को ना? फ्राइडे को 3:30 रख लेंगे जब लास्ट क्लास आपकी खत्म होती है। आई थिंक 2:30 3:30 क्लास कोई होती होगी, उसके बाद 3:40 पे रख लेंगे। बेहतर, मैं बता दूंगा कल आपको। सही। तो अब जो लोग इससे पहले भी क्लास में मौजूद नहीं थे, उसमें हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, तो वो जब रिकॉर्डिंग होगी या फिर नोट्स शेयर होंगे तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो 3 कॉन्फ़िगरेशन थी जो हमारी हमें कहने के देखनी थी, और सर्किट्स वगैरह हमें समझने थे, क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड आएंगे। तो उसमें एक कॉमन एमिटर था जो हम देख चुके थे, और फिर कॉमन बेस था जो हमने इससे पहले ही क्लास में देखा था। अभी कॉमन हमारे पास कनेक्टर है। नहीं तो कॉमन कलेक्टर की एक यूनिक एप्लीकेशन होती है। कॉमन कलेक्टर हमें ये पता है कि सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओह सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरी। हाँ मैंने आई थिंक स्क्रीन शेयर की नहीं। ठीक है, तो अब स्क्रीन शेयर हो रही है। तो कॉमन कलेक्टर की एक यूनिक एप्लीकेशन है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये कॉमन कलेक्टर मतलब इसका ये टर्मिनल कॉमन है या अभी चलें ग्राउंड कनेक्ट हुआ हुआ है। तो ये आपका बेस है और ये आपका एमीटर है। तो इस केस में आपका बेस पे आपका इनपुट आता है और आपका एमीटर पे आउटपुट आता है, मतलब इनपुट आपका यहाँ वी इन है और ये आपका वी आउट है। तो अभी हम देख रहे थे कि जो हमारा गेन था वो अभी तक हमने देखा था कि पॉजिटिव होता है आपका कॉमन एमिटर में, और कॉमन बेस में उसका कॉमन एमिटर में नेगेटिव होता है गेन। इन्वर्स होता है रिलेशन, मतलब इनपुट जो स्विंग है जिस डायरेक्शन में होती है, आउटपुट स्विंग उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। मैग्नीट्यूड सबका सेम होता है, लेकिन एक से गेन है वो एक नेगेटिव साइन के साथ होता है कॉमन एमिटर में। कॉमन बेस में और कॉमन कलेक्टर में इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, तो इनपुट जो जिस डायरेक्शन में साइन वेव है उसी डायरेक्शन में आपकी आउटपुट साइन वेव आती है। तो अभी अगर किसी ने गौर किया हो ना, मतलब एक बफर्स होते हैं जो आपकी एप्लीकेशन होती हैं। बफर्स का काम क्या होता है कि कभी एक चीज गौर करें कि आपके जो पोल्स होते हैं उन पे एक केबल गुजारी होती है, मतलब आपके जो किसी का केबल नेट होता है, किसी का भी कोई भी फाइबर नेट फाइबर लिंक होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें आपका कोई केबल की कनेक्शन की जरूरत है। अब बीच में एक बूस्टर्स लगे होते हैं। कभी देखो आप तो कुछ पूरी मोटी वायर होती है ना, पोल जो पोल से पोल कहने के पास कर रही होती है, तो उसमें बीच में बूस्टर लगे होते हैं। तो बूस्टर का काम इसलिए क्या होता है कि सिग्नल जब आप इधर से सिग्नल आप रिलीज करेंगे, इस पोल से सिग्नल इस पोल पे जा रहे हो, आपको समझ लेंगे घर यहाँ है, यहाँ से कनेक्शन हो रहा है उस केबल नेट का जिसका भी। तो अब एक आइडियली सिग्नल कह लें कि आइडियली सिग्नल क्या होगा, मैं कहीं से भी
सिग्नल छोड़ूंगा, वो सिग्नल है वो कह लें कि विदाउट एनी लॉस आपको रिसीव हो सही, पर हमें पता है ऐसा होता नहीं है। आप जब भी कोई सिग्नल आप छोड़ते हैं या कोई आप जैसे समझ लें कोई भी आवाज़ है, तो ये आप मतलब अगर मैं क्लास में बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ आपसे कुछ कम्युनिकेट करूँगा, कोई क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, कुछ भी बात करूँगा, तो वो सामने वालों का आवाज़ ज़्यादा आएगी और पीछे वालों का आवाज़ कम आएगी, ठीक है? तो वो क्या हो रहा है बेसिकली मेरी लॉसेस हैं जो अब मेरी आवाज़ में कह लें कि डिस्टेंस से सिग्नल वीक हो रहा है। वैसे ही होता है आपका केबल जो भी आपका केबल टीवी होता है, जो भी आपका सिग्नल दे रहा होता है, तो उसका अगर समझ लें कि 10 किलोमीटर दूर से उसका मेन नेटवर्क है, जो सिस्टम है, वो आपको एक तार से आपके घर पे आ रहा है, तो वो ऑब्वियसली क्लियर टीवी नहीं आएगा आपके पास। वो कह लें कि ऐसे-ऐसे करके सिग्नल खराब होता रहेगा और वो खराब क्यों होगा? कोई लॉसेस होते हैं, सही है। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ है वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है? तो कभी गौर किया आपने जब मतलब बात करते हैं तो आप मुँह के साइड पे हाथ रखते हैं ज़ोर से अपनी आवाज़ को एक डायरेक्शन में मतलब बोलने के लिए, तो आवाज़ थोड़ी दूर जाती है। कभी ऐसे किया होगा ना मतलब कोई किसी को दूर कोई जा रहा होगा, बुलाया होगा किसी को ऐसे आवाज़ देते हुए। तो वही अब आपका एक तरह से कह लें कि एग्ज़ैक्टली सिग्नल भी होता है वो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस उसकी पावर है वो कम होती है, क्योंकि उसमें लॉसेस हैं वो ऐड अप हो रहे होते हैं। हर चीज़ में लॉसेस होते हैं, गाड़ी चलाएँ आप, अगर आप न्यूट्रल चला के गाड़ी छोड़ दें, तो विद टाइम वो गाड़ी रुक जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं, फिज़िक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब बूस्टर्स जो बीच में लगा होते हैं, आप कभी गौर करिएगा तो उसमें बेसिकली सिग्नल अगर यहाँ ज़्यादा सिग्नल है तो उसकी एम्पलीट्यूड ऐसे करके यहाँ कम हो रही होती है, सही है। मतलब नॉ क्वालिटी इस साउंड वीडियो की बहुत अच्छी आ रही होगी, फिर थोड़ा दूर जाके खराब हो जाएगी। बूस्टर क्या करेगा उसको है ना दोबारा दोबारा उसको इंक्रीज़ कर देगा, सही, और फिर विद टाइम वो दोबारा वीक हो जाएगी, सही। तो अब देखें यहाँ से बूस्टर ने काम क्या किया, इधर दोबारा उसको एम्पलीफाई कर दिया, तो मुझे सिग्नल जो मिल रहा है वो एम्पलीफाइड मिल रहा है, जो मिलना चाहिए। तो आप काफ़ी जो डिस्टेंस ये बूस्टर है, ये इसकी एप्लीकेशन क्या है कि आप कह लें कि दूर-दूर जगह पे ना बूस्टर्स लगे होते हैं, सही है। मतलब हर जगह ट्रांसफॉर्मर्स भी लगे होते हैं, बहुत रीज़न्स होते हैं कि हम जो आपको सिग्नल को दोबारा एम्पलीफाई करते हैं, दोबारा बूस्ट करते हैं। तो अब एक चीज़ कॉमन कैरेक्टर है ना, इसका एप्लीकेशन एज़ अ बूस्टर टाइप भी है। मतलब ये कह लें कि सिग्नल को बफर करेगा, सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा ताकि आप रीड कर सकें और मतलब कुछ आप कह लें कि आपको वीक सिग्नल ना मिले या फिर कुछ भी जो भी है ना, वो कोई मसला ना हो, इश्यूज़ ना हो इस तरह के। तो अब ये एक तो एप्लीकेशन है बूस्टर के लिहाज से जो आप सिग्नल को दोबारा एम्पलीफाई करते हैं ताकि वो आप तक स्ट्रॉन्ग सिग्नल पहुँच सके। अब एक और चीज़ होती है, कभी गौर करें कि कोई सर्किट होता है, कोई भी आपने अगर सप्लाई बनाई है, कुछ भी बनाई है, तो उसमें आप एक मोटर लगाएँ, छोटी-सी मोटर लगाएँ। मतलब कह लें कि ये मेरे पावर सप्लाई है, नहीं, मतलब मैंने डिज़ाइन किया जो भी किया है, ये इसमें वो है कि ये एक हद तक ना एक करंट प्रोवाइड कर सकता है। अज़्यूम कर लेते हैं 1 मिली एम्पियर तक करंट प्रोवाइड कर सकता है ये सप्लाई। अब मोटर्स होती हैं वो उनकी कोई रेटिंग होती है, पावर रेटिंग होती है। पावर रेटिंग मतलब किसी हद तक वो पावरफुल मोटर चला सकते हैं। मतलब मैं छोटा सर्किट बनाऊँगा, मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि मैं उससे कुछ बड़ा-सा कुछ कोई जहाज़ चला सकता हूँ, जो भी चला सकता हूँ। मतलब जो लोग मतलब लड़कों को आइडिया होगा कि ग्राफिक कार्ड्स वगैरह जो होते हैं उनकी भी एक वो होती है, एक सप्लाई होती है, एक पावर रेटिंग होती है। तो अगर मेरी सप्लाई 350 वॉट की है तो मैं उससे ज़्यादा का कुछ आगे कुछ कंपोनेंट नहीं लगा सकता। ये तो वैसे ही बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ये है कि मैं छोटी-सी मोटर बनाऊँगा, अगर या छोटा-सा मैं सप्लाई बनाऊँगा, तो उसमें हो सकता है मैं पंखा चला लूँ एक, सही है? लेकिन मैं उसमें 10 पंखे चलाऊँगा, तो वो उसकी परफ़ॉर्मेंस खराब होगी। ये बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वही है अगर आप यूपीएस आपके घर में लगा होता है, जिसके बोला जाता है कि आप 2 पंखे 2 लाइट चला सकते हैं, ठीक है? अब अगर उसमें 4 पंखे 4 लाइट जलाएँगे, तो उसकी क्या होता है वो पंखे स्लो चलेंगे या लाइट स्लो चलेगी। तो बेसिकली उसकी एक रेटिंग है 1 मिली एम्पियर जो करंट प्रोवाइड कर सकता है। आपने एक पंखा दिया, सारा करंट उसने इस पंखे को दे दिया 1 मिली एम्पियर।
अब आपने 10 पंखे लगा दिए तो वो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 0.1 मिली इसमें गया, 0.1 मिली इसमें गया। तो अब करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उसको एक पंखे को 1 मिली चाहिए था चलने के लिए, अब उसको 0.1 मिली मिल रहा है, तो उसकी जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो गई, बहुत स्लो चल रहा है। सही, क्योंकि वो एक लिमिट से पावर आपको तेज करंट दे सकता है। तो अब ये जो आप आउटपुट पे लगा रहे हैं ना, ये एक आपका लोड है, बेसिकली RL है लोड, जो आपने फैन लगाया हुआ है, आपने लाइट्स लगाई हुई हैं, तो आप एक लोड है जो आपने सप्लाई के आउटपुट पे लगा दिया। अब वो लोड अगर रेटिंग से ज़्यादा होगा या सब लोड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो वो उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी। तो अब क्या होता है कि अज्यूम करते हैं कि एक, अब हम आते हैं जो हम पढ़ रहे थे, सही, तो एक सिग्नल है, एक सप्लाई है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R सिग्नल, अज्यूम कर लेते हैं कि ये 100 के। अब आपने क्या किया, इसके आउटपुट पे ना एक लोड लगा दिया, आपने RL लोड लगा दिया, ये हो गया 1K का। तो अब क्या होगा, अब अगर मैं आउटपुट वोल्टेज मेजर करना चाहूंगा ना, और इनपुट वोल्टेज मेरा अज्यूम करते हैं 200 मिली है, तो मेरा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, एक वोल्टेज डिवाइडर उसको मिला है, इसको वोल्ट डिवाइडर मिला है, उसको 1K डिवाइड बाय 1K प्लस 100K और इनटू 200 मिली। तो मेरा जो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा ना वो 2 मिली वोल्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ मसला क्या हुआ, यहाँ मसला ये हुआ कि मैंने लोड की रेजिस्टेंस, मेरी लोड की रेजिस्टेंस कम है, कि आउटपुट वोल्टेज है वो 2 मिली वोल्ट हो गया। जब मेरा इनपुट 200 मिली वोल्ट था तो मेरा आउटपुट 2 मिली वोल्ट हो गया। अब मसला यहाँ क्या है, मसला ये क्या है, आपने कुछ सर्किट लगाया ना या लोड लगाया, तो आप चाहते हैं कि वो लोड है ना आपकी वोल्टेज या रेटिंग है ना खराब नहीं करे। आप कोई भी सप्लाई बनाते हैं अगर, शायद आप लोगों ने बनाई होगी कुछ सप्लाई FE LCA में, तो आप कुछ भी लोड लगाते हैं, मैं सप्लाई के मेरा 5 वोल्ट आउटपुट है इसका, जो आई थिंक 7805 IC होती है आपकी, 5 वोल्ट का मेरा आउटपुट है, तो मैं ऐसा लोड बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मेरा आउटपुट वोल्टेज है 5 वोल्ट से गिरे नहीं, 5 वोल्ट है, सही, मतलब सप्लाई का काम ही है ना कांस्टेंट वोल्टेज देना। अब अज्यूम करते हैं कि इधर आपने एक सर्किट बनाया, आपने लोड पे 1K लगा दिया। अब ये वोल्टेज डिवाइडर क्या बता रहा है कि अगर मेरा इनपुट 200 मिली वोल्ट है तो मेरा आउटपुट 2 मिली वोल्ट हो गया। अब ये तो सर्किट खराब हो गया एग्जैक्टली, क्योंकि सर्किट को तो कहने के जो इनपुट था वही उसका आउटपुट आना चाहिए था, अगर ये इसमें कोई गेन वेन नहीं है, एज अ बफर ट्रीट कर रहे हैं जो भी सर्किट है, तो आप तो चाह रहे हैं कि भाई सर्किट की परफॉर्मेंस खराब ना हो। अब ये RL 1K लगाने से सर्किट की परफॉर्मेंस खराब हो गई, आउटपुट 2 मिली वोल्ट आ गया। अब ये मसला क्या है, ये लोड का मसला है। ये लोड है आपके इनपुट से डायरेक्टली कनेक्ट हुआ है, डायरेक्टली कनेक्ट हुआ है तो वोल्टेज डिवाइडर बन गया। आप इसको करेक्ट करने का तरीका, कैसे करेक्ट करने का तरीका है कि RL में ना वो 10 मेगा लगा दूं वगैरह जो भी कर दूं, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का लोड लगा दूं, तो बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का लोड मतलब बहुत कम करंट लेगा, बहुत कम करंट लेगा, तो इस फॉर्मूला में अब क्या होगा, 10 मेगा डिवाइड 10 मेगा प्लस 1K, सॉरी 100K, तो ये कह लें कि ये रफली इक्वल्स टू 200 मिली आएगा। ठीक है, अब कॉमन कलेक्टर या बफर का काम ये होता है कि जो मेरा इनपुट है ना, अगर मेरा कुछ सप्लाई, मेरा कुछ, सॉरी तो मैंने इन्वर्टर बना दिया, मेरा कोई भी इनपुट है तो मेरा आउटपुट है ना वही वोल्टेज, अगर मेरा इनपुट 100 मिली वोल्ट है मेरा आउटपुट भी 100 मिली वोल्ट है, बेशक मैं कुछ भी लोड लगाऊं या कुछ नहीं लगाऊं। तो कि इसकी एप्लीकेशन इस पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट है कि अब जैसे यहाँ मैंने RL लगाया 1K लोड लगाया ना, इसलिए हमारा सर्किट था, हमने देखा था भाई एक BJT होता है, इसके साथ रेजिस्टर्स कैपेसिटर्स होते हैं जो भी होते हैं,
और बाकी पे सोर्सेज लगती हैं, आर सिग्नल की, आर एल लोड की, ये सोर्सेज लगती हैं। अब ये सोर्सेज जो लगती हैं ये आपका रिजल्ट खराब नहीं करना चाहिए, लेकिन खराब करती हैं थोड़ा। नहीं, हमने देखा था कि हमारा जो गेन था विदाउट लोड वो ज़्यादा होता है, फिर गेन विद लोड थोड़ा कम होता है, फिर जीबी और कम होता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा सर्किट बने जो से कम गेन गिरे, कम से कम रिजल्ट खराब। तो अब अगर मैं एक लोड रेजिस्टेंस मैंने 1K की लगा दी आउटपुट साइड में, अब उसमें क्या हुआ कि मेरा सर्किट है इसका आउटपुट वोल्टेज खराब हो गया। 200 मिली वोल्ट इनपुट था, आउटपुट वोल्टेज 2 मिली वोल्ट हो गया। अब इसके बचने के लिए हम एक बीच में बफर लगाते हैं। अब बफर का काम क्या होता है, अगर मेरे इनपुट पे 100 मिली वोल्ट है तो आउटपुट भी 100 मिली वोल्ट आना चाहिए। वो जो ऊपर वाले केस में हमारे एक लोड रेजिस्टेंस हमने 1K लगा दी, अब इस केस में 1K अगर लोड रेजिस्टेंस लगा दूंगा तो असूलन फर्क पड़ना नहीं चाहिए। अब वो कैसे पढ़ना चाहिए उसको जरा देखते हैं। अब कॉमन जो कलेक्टर सर्किट है उसका फिलहाल काम है एज अ बफर ट्रीट करना, मतलब एज अ बफर, मतलब उसका गेन है वो आइडियली 1 होना चाहिए। 1 मतलब बिल्कुल ना कम ज़्यादा ना कम, कुछ 1 होना चाहिए। मतलब जो इनपुट कोई भी अगर मैंने सर्किट बनाया हुआ है उसका इनपुट 200 मिली वोल्ट है, तो इसका जो वी आउट क्या होगा, वो होगा गेन टाइम्स बी एन। और आपका गेन 1 है तो आपका आउटपुट है वो भी 200 मिली होगा। तो फिलहाल हमें पता है कॉमन कलेक्टर है उसका, अभी हमने कॉमन कलेक्टर है उसका अभी हमने बोला का गेन है वो 1 है। और इसका फायदा ये होता है कि अब मैं किसी सर्किट में विदाउट कॉमन कलेक्टर को लोड लगाते हैं तो उसका जो आउटपुट है वो काफी कम हो जाता है कंपेयर टू इनपुट, क्योंकि वो डायरेक्टली वोल्टेज डिवाइडर की फॉर्म में बन जाता है। अब हमने बोल तो दिया है कि भाई कॉमन कलेक्टर ये इशू सॉल्व करता है, तो कैसे सॉल्व करता है। अब इसमें करते हैं कि एक कॉमन कलेक्टर, ये जो सिंबल बनाया है इसमें कॉमन कलेक्टर अंदर फीड हुआ है, मतलब बना हुआ है। अब ये एक आर सिग्नल सोर्स मैंने लगा दी जो आपकी है 100K। ये इनपुट सप्लाई दे दी 200 मिली वोल्ट, और ये एक आउटपुट पे RL लगा दिए हमने 1K ओम्स। ठीक, तो ऊपर वाला सर्किट है इसमें कोई बीच में कॉमन कलेक्टर या बफर, कॉमन कलेक्टर को बफर कहते हैं नहीं, या इमिटर फॉलोअर कहते हैं नहीं, इसके अलग नाम है, तो इसे इमिटर फॉलोअर भी कहते हैं। नहीं, तो कॉमन कलेक्टर, इमिटर फॉलोअर या बफर सब इसके सेम नहीं है। तो अब ये ऊपर वाला सर्किट है इसमें कोई बीच में एम्पलीफायर नहीं था या कोई एज अ बफर कॉमन कलेक्टर नहीं था। तो हम जब लोड लगाते थे 1K का तो हमारा इनपुट सिग्नल 200 मिली था तो हमारा आउटपुट सिग्नल 2 मिली वोल्ट जाता था। तो ये इश्यूज हैं हमें सॉल्व करता है कॉमन कलेक्टर। तो अब ये देखते हैं, अज्यूम करते हैं कि इसकी इनपुट रेजिस्टेंस है वो है 100K। कॉमन कलेक्टिंग इनपुट रेजिस्टेंस है 100K, अज्यूम कर लिया हमने। और आउटपुट रेजिस्टेंस है वो हमने अज्यूम कर ली, वो हमारी है 10 ओम्स। तो अभी जो डेरिवेशन देखते हैं तो हमें आइडिया होगा कि हमारी जो आउटपुट रेजिस्टेंस है ना कॉमन कलेक्टर की, वो काफी कम होती है। तो इससे पहले हमने देखा था कि जो हमारी कॉमन बेस की इनपुट रेजिस्टेंस काफी कम होती है। अभी थोड़ा आप रिलेट करें खुद ही, कॉमन बेस में इनपुट कहाँ आता है, कोई मुझे बताया कॉमन बेस में इनपुट किस टर्मिनल पे आता है। कॉमन बेस में इनपुट आपका एमिटर साइड पे आता है, एमिटर टर्मिनल पे आता है। हमने अभी 2 घंटे पहले देखा था कि हमारा इनपुट है वो एमिटर कनेक्ट टर्मिनल पे आ रहा था। तो कॉमन
तो हमें पता है अगर इनपुट पे हमारा मतलब एमिटर पे हमारा इनपुट आए उसकी रेजिस्टेंस काफी कम होती है। हमने ये देखा था कि हमारी रेजिस्टेंस किसके बराबर थी, आर ई के बराबर थी और काफी कम वैल्यू थी। बेस पे रेजिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होती है, एमिटर साइड से रेजिस्टेंस कम होती है। अब कॉमन कलेक्टर में मैं आउटपुट है वो एमिटर साइड से ले रहा हूँ, तो अब अगर इनपुट लूँ या आउटपुट लूँ एमिटर साइड से, तो वो हमेशा कम होनी चाहिए। तो इनपुट साइड से हम जब देख रहे थे एमिटर पे इनपुट दे रहे थे तो वो आ रही थी, तो असूलन हम इस टाइम आउटपुट देख रहे हैं इमिटर साइड से, इसकी भी रेजिस्टेंस है वो आ रही होनी चाहिए, तो बहुत कम होनी चाहिए। तो अभी हम देखते हैं उसकी आ रही बनती नहीं बनती, लेकिन उसकी आउटपुट रेजिस्टेंस कॉमन कलेक्टर की काफी कम होती है। इस केस में हम 10 ओम्स अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा एक तरह से वी आउट है। तो ये वही ऊपर वाला सर्किट है जो यहाँ बना हुआ है, बस इसमें एक पाथ में कॉमन कलेक्टर एक क्या इमिटर फॉलोअर या एक बफर हमने बीच में डाल दिया। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, अब इससे फर्क क्या पड़ेगा कि ये जो आर इन है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमेशा आप देखते हैं तो ये आपको 100 की नजर आ रही है। तो अब इधर वोल्टेज क्या होगा, इधर अगर मैं वोल्टेज वी इन नाम देता हूँ इसको, तो मेरा वी इन वोल्टेज क्या होगा, वो होगा 100 के प्लस 100 के टाइम्स 200 मिली वोल्ट। क्यों, क्योंकि एक 200 मिली वोल्ट आपका पूरा इनपुट है और एक वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है आर एन और आर सिग्नल में, तो हमारा इनपुट 100 मिली वोल्ट आ गया, ठीक है। अब इसका गेन जो है वो 1 है। हमने बोला है कॉमन कलेक्टर का गेन हमेशा 1 होता है। तो अब मैं जो आउटपुट पोर्शन है इसको मैं कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ, इसको मैं अगर मैं ये दोबारा यहाँ लिख दूँ, ये आर एल था मेरा और ये आर नोट थी, इसके इनपुट टर्मिनल पे 100 मिली वोल्ट आ रहा है, इसके आउटपुट टर्मिनल पे भी 100 मिली वोल्ट आएगा क्योंकि इसका गेन 1 है। तो अब ये मेरा सर्किट किस तरह बन जाएगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, ये आर एल 1 के और ये 10 ओम, ये 100 मिली वोल्ट। तो मेरी आउटपुट साइड है वो ये बन गई, ठीक है। तो देखा जाए तो इनपुट साइड एक रेजिस्टेंस 100 के की जो आर इन थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी, तो उस टर्मिनल पे, तो ये साइड अगर टर्मिनल में यहाँ रिड्रॉ कर लेता हूँ, तो इनपुट साइड ऐसी हो गई थी, ये 100 के था, ये 100 के था, ये मेरी वी इन थी और ये वी सिग्नल था। तो इससे हमने कहा था वी इन हमारी 100 मिली वोल्ट आ रही थी, तो वी इन 100 मिली वोल्ट थी तो वी आउट भी 100 मिली वोल्ट होगी क्योंकि इसका गेन 1 होता है। तो फिर ये वी आउट था हमारा 100 मिली वोल्ट, इससे हम देखा कि इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस 10 ओम थी और ये आर एल 1 के था। तो अब इस केस में अगर मैं वी आउट, या इसको वी आउट एक्स कह देते हैं, अब मैं वी आउट निकालना चाहूँ तो वी आउट का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर लगेंगे, तो 1 के डिवाइड बाय 1 के प्लस 10 ओम्स टाइम्स 100 मिली, इसका आंसर क्या आना चाहिए, कोई बताएगा, 1 के डिवाइड बाय 1 के प्लस 10 ओम्स इनटू 100 मिली, क्या होना चाहिए। कैलकुलेटर है सामने, कोई सॉल्व करके बताया मैंने। Sir, 0.99. और 99 वोल्ट मतलब 9999 यस सर 99 मिली। तो अब देखिए अब हमने क्या किया, जो ऊपर सर्किट था जिसमें हमारा वी आउट था वो 2 मिली वोल्ट आ रहा था,
अब इस केस में हमारा जो वी आउट है वो हमारा 99 मिली आ रहा है। तो ये किस वजह से हुआ है? ये एक हमने रास्ते में कॉमन कलेक्टर लगा दिया है जिसकी आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। तो वो लोड आपने लगा दिया ना, वो सर्किट को इफेक्ट नहीं करता। हमने बस देखें जो मेजर ड्रॉप आया वो हमारे इनपुट साइड पे आया है, क्योंकि आर सिग्नल और आर इन की वजह से वोल्टेज डिवाइडर बना, तो वो आधा ड्रॉप तो वही हो गया। लेकिन आउटपुट साइड पे कोई ड्रॉप नहीं आया क्योंकि आपका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है 10 ओम्स वो बहुत कम है कंपेयर टू आरएल। तो अगर मैं इस केस में वोल्टेज डिवाइडर बनाऊंगा तो सारा ड्रॉप है वो आरएल के अक्रॉस होगा क्योंकि आरएल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इस लिहाज से कॉमन कलेक्टर है ना, उसकी एप्लीकेशन इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कुछ लोड ड्राइव करना चाहते हैं जिसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है, क्योंकि ये देखें एक रेजिस्टेंस और वो करंट का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर मुझे कुछ ऐसी मोटर चलानी है जिसका कह लें कि पावर कंजम्पशन ज़्यादा है, नहीं, मतलब वो हायर हॉर्स पावर की है या फिर कुछ वो ज़्यादा पावरफुल मोटर है, तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी क्योंकि वो ज़्यादा करंट लेती है मोटर। ठीक है, तो आप सिंपली आप इस्त्री कर लें, जो भी आप यूज़ कर लें, तो उस पावर ज़्यादा इसलिए लेती है कि उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है इंटरनल, तभी वो करंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है। नहीं, तो इस केस में भी अगर कोई आप लोड ऐसा पावरफुल लोड लगाना चाह रहे हैं, नहीं, जिसकी पावर कंजम्पशन ज़्यादा है, तो मतलब उसका लोड, उसकी इंटरनल लोड है बहुत कम होगी, रेजिस्टेंस बहुत कम होगी। तो ऐसे सर्किट्स जो ऐसी आप जो यूसेज करनी पड़ती है उसमें आरएल की वैल्यू कम होती है तो आपका लोड डिग्रेड होने के चांसेस होते हैं। तो कॉमन कलेक्टर्स को प्रिवेंट करता है। कॉमन कलेक्टर बीच में एक ऐसी दीवार टाइप बन जाती है कि वो आपका जो आउटपुट है इनपुट है उस पर ड्रॉप इतना नहीं आता। जो अगर मैं सिंपली एक आरएल लोड लगा दूं तो उसके रिलेशन में एक कॉमन कलेक्टर लगा दूं तो उसको प्रिवेंट करता है। तो ये जो आरएल की वजह से आपका वोल्टेज ड्रॉप गिर रहा होता है ना, इसको लोडिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ये आपका एक लोड है कि आप सर्किट को परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर रहे हैं। कॉमन कलेक्ट इसको प्रिवेंट करता है। तो अभी तक हमने देखा नहीं कि इसका गेन 1 कैसे होता है, लेकिन हमें ये पता है कि इसकी आउटपुट डिस्टेंस क्योंकि कम होती है तो उसकी वजह से आउटपुट साइड पे कोई ड्रॉप नहीं आता। तो बेशक इसको मैं अगर 100 भी लेके चल लूंगा ना, 100 ओम और ज़्यादा पावरफुल लगा दूंगा तो ये 99 से 90 मिली हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ये 2 मिली तक नहीं पहुंचेगा। तो ये फ़ायदा है आपका एक कॉमन कलेक्टर यूज़ करने का। जैसे मेन जो इसकी जो हमारे लिहाज से इम्पोर्टेंट इसकी स्पेसिफिकेशन है वो है कि आउटपुट जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होती है इसकी, और 10 ओम्स है इसके इसमें। तो वो ही हमें लोडिंग इफेक्ट से बचाती है। तो ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, तो अब इसके फॉर्मूलाज वगैरह पे आते हैं। जैसे हम देखते हुए आ रहे थे कि हमने कॉमन एमिटर कॉमन कलेक्टर में देखा था। तो अब जैसे ये मेरा वी आउट है, अब आप आउटपुट कॉमन कलेक्टर की बात कर रहे हैं, तो आपका इनपुट है वो आपका बेस पे आएगा। ये आपका वी इन होगा, ये आपका आर इन होगा, ये आर सिग्नल होगा, ये वी सिग्नल होगा। इस पे अभी फिलहाल ग्राउंड करने किया है, कॉमन टर्मिनल है कॉमन कलेक्टर, तो हमने कलेक्टर साइड में ग्राउंड कंसिडर किया हुआ है। ये हमारी आर आउट है, ये आर एल है, एंड ये आपका मीटर है, कलेक्टर है, बेस। तो ये सर्किट आपको सामने बना हुआ है। तो इससे हम इसको अगर टी मॉडल में इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा पहले हम इसका जो बीजेटी का इंटरनल मॉडल है वो बना लेते हैं, जिसमें ये आर ई आ गया, ये आपका बेस साइड आ गई, ये आपका कलेक्टर साइड आ गई, ये आपकी मीटर साइड आ गई। बेस साइड पे क्या है, एक आपका आर सिग्नल लगा हुआ है,
एक V सिग्नल लगा हुआ है, ठीक है, एक करंट है I क्रॉस कर रहा है इससे, ये अल्फा I है, एक रेजिस्टेंस है जो आपकी कलेक्टेड टू इमिटर कनेक्ट हुई भी है, और ये आपका एक ग्राउंड है, कलेक्टर ग्राउंड हुआ हुआ है, एक RL लोड लगा हुआ है, मैं इसको कह सकता हूँ कि ये V0 है। हमने ये सर्किट एग्जैक्टली यहाँ बना हुआ था, उसका हमने एक BJT मॉडल बनाया जो आपका ये था, ये भी आएगा उसमें। कलेक्टर को आपने ग्राउंड कंसिडर कर दिया है, इमिटर को आपने आपने RL लगा दिया है, और एक R सिग्नल V सिग्नल सोर्स लगा दिया इनपुट साइड में। तो अब इस केस में अगर मैं अब ड्राइव करने की कोशिश करूं, तो पहले मैं एक चीज लिख देता हूँ कि भाई ये जो IB करंट है, इसकी डेरिवेशन में आते हैं, इसकी डेरिवेशन क्या होनी चाहिए। तो अब ये मुझे बताएगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। IB इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा I। ये फॉर्मूला क्या है, ये है IB प्लस IC इक्वल टू IE, या IB IE माइनस IC, IE माइनस अल्फा I, और फिर अगेन 1 माइनस अल्फा टाइम्स IE इक्वल टू IB। ये फॉर्मूला है, अभी इसको लेके हम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं अगर I के फॉर्म में लिखूं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि IB 1 माइनस अल्फा। अभी ये फॉर्मूला कंसिडर करते हैं, अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं पहले में Rin पे आता हूँ, तो Rin अब इनपुट रेजिस्टेंस है फ्रॉम बेस। तो ये बेस पे आप इनपुट मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखें उस केस में तो हम देखा था एमिटर ग्राउंड होता है, लेकिन अभी ग्राउंड नहीं है। तो अभी Rin अगर मैं मेजर करने की कोशिश करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि Rin है VN अपॉन IN। इस ओम्स लॉ बिल्कुल ही आपका बेसिक, ठीक है। आप बेस की साइड से Rin देख रहे हैं, अभी तो VN SN देते हैं, IN को मैं कहता हूँ कि IB है, और IB आपका क्या है, IB आपका क्या है, ये फॉर्मूला I 1 माइनस अल्फा। तो या इसको मैं एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ कि अल्फा किसके बराबर होता है, बीटा 1 प्लस बीटा के बराबर होता है, ठीक है? तो मैं इस फॉर्मूला को अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ IP इज इक्वल टू I 1 प्लस बीटा। ये मैं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब इसको एक तो मैंने स्टेप स्किप किए हुए हैं, लेकिन आप खुद इसको आप थोड़ा सा कैपेबिलिटी लाएं अपने विजुलाइज करने की। अब अल्फा की जगह बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा डालता हूँ ना, तो 1 प्लस बीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 1 प्लस बीटा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा आता है। तो 1 प्लस बीटा माइनस बीटा, बीटा बीटा कैंसिल होके 1 अपॉन 1 प्लस बीटा होता है, और 1 अपॉन 1 प्लस बीटा मतलब IB से 1 प्लस बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरे टर्म्स में IB इक्वल्स टू IE 1 प्लस बीटा हो रहा है। ये आप खुद भी देख सकते हैं इस फॉर्मूला को, सही, लेकिन थोड़ा सा खुद ही दिमाग में विजुलाइज करने की कोशिश करें कि फॉर्मूला बनता है नहीं बनता, सही। तो अभी हम इस फॉर्मूला को लेके हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमने सिर्फ IB का रिलेशन निकाली विद रिस्पेक्ट टू IE, और ये हम थोड़ा बड़े मेथड से गए हैं, आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, ये पुराने मेथड से। तो आपको ये पता है कि आपका जो IB है इक्वल टू I अपॉन 1 प्लस बीटा होगा। क्यों? क्योंकि अब मैं सिंपल फॉर्मूला देख लूँ तो I क्या होता है, अल्फा की जगह पर ये पुट कर सकते हैं ना, बी
डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा, तो खुद ही आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली वो मतलब हम तो कान को दूसरे पहलू से पकड़ रहे हैं हम लोग, वो है एग्जैक्टली सेम चीज। नहीं, आप इसमें से भी आप वो निकाल सकते हैं। आईसी क्या होता है? आईसी होता है बीटा आई बी, और आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं आई इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा आई बी, यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो दोनों मेथड है, मतलब हमने बड़े मेथड से निकाला, हमने पहले अल्फा निकाला फिर हम बीटा निकाला, इसमें सॉल्व किया, तो वो एक ही चीज़ है। तो हमें पता है आई बी का फॉर्मूला है आई अपॉन 1 प्लस बीटा। इस केस में आप आर एन सॉल्व करने की कोशिश करें। अभी तक जो आप आर एन देख रहे थे ना, वो इसलिए आसान था क्योंकि आप का जो बेस टू इमिटर है ना, वो आपको एक पाथ बना हुआ था। सही है, मतलब ये इमिटर टू बेस या बेस टू इमिटर एक पाथ बना हुआ था। अब इस केस में इमिटर साइड डायरेक्टली ग्राउंड नहीं है, एक आर एन लोड लगा हुआ है, तो उस केस में आर एन थोड़ा निकालना कॉम्प्लिकेट हो रहा है। तो आर एन हमें पता है फॉर्मूला वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यह वी एन अपॉन आई एन होता है। तो वी एन हमें पता है, ये वी एन फिलहाल हमने वी एन लिखा हुआ है। आई एन हमें पता है आई बी है, और आई बी हमें ये पता है कि ये आई ई टाइम्स 1 प्लस बीटा है। तो अब ये आई डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये एक ही बात है। नहीं, तो अब वी इन क्या है? एक करंट है आई ई जो यहाँ फ्लो कर रहा है, तो या ये करंट है आई ई यहाँ फ्लो कर रहा है। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि मेरा जो वी इन है, ये आर एल था, ये आर ई था, या मैंने वी इन बोला था विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही था ना हमारा वी इन, जो इधर इधर आपने बोला था वी इन आपका ये है। तो वी इन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लूंगा तो मैं कह सकता हूँ कि एक करंट फ्लो कर रहा है इस ब्रांच से, क्योंकि ये आपने बोला है आई ई होता है, और इसके साथ दो रेजिस्टेंस आई आर ई प्लस आर एल। तो V इज इक्वल टू आई आर से मैं बोल सकता हूँ कि वी इन का फॉर्मूला क्या है, आई ई टाइम्स आर ई प्लस आर एल। ठीक है, मतलब V इज इक्वल आई आर है, इसमें करंट क्या है आई ई है, आर क्या है, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, आर ई प्लस आर एल करके। तो V इन इक्वल्स टू आई टाइम्स आर ई प्लस आर एल। तो अब इसको मैं रीफ्रेज कर सकता हूँ कि मैं ये लिख सकता हूँ कि आई ई आर ई प्लस आर एल टाइम्स 1 प्लस बीटा टाइम्स आई ई, ये आर इन है, आई ई टाइम्स आई कैंसिल होता है, तो इन द एंड फॉर्मूला आता है वो आता है आर ई प्लस आर एल 1 प्लस बीटा। तो इसमें आर इन थोड़ा निकालना कॉम्प्लिकेट इस लिहाज से था, क्यों? क्योंकि आपका डायरेक्टली ग्राउंड पे कनेक्शन नहीं है, एक रास्ते में आर एल का फैक्टर आया हुआ है। तो अभी अगर मैं इसको और तोड़ूं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये है आर ई 1 प्लस बीटा प्लस आर एल 1 प्लस बीटा। और आर ई 1 प्लस बीटा किसके बराबर होता है? आर पाई के बराबर होता है, और आर एल 1 प्लस बीटा अब ऐसे रहने देते हैं। तो अब रिकॉल करें आप, जब कॉमन एमिटर देख रहे थे उस साइड पे आपका आर एल यहाँ नहीं कनेक्ट होता था, तो अज्यूम करते हैं आर एल 0 है, तो गेट टर्मिनल डायरेक्टली ग्राउंड पे कनेक्ट हुआ हुआ है। अब ये वही चीज़ हो गई जो हमने कॉमन एमिटर में पढ़ी थी, डायरेक्ट आर एन आपको इधर आ रहा था और आर ई रेजिस्टेंस लगी थी, सॉरी आर पाई रेजिस्टेंस लगी थी। तो उस केस में अगर आपका आर एल 0 होता है, तो मैं आर एन को ये बोल सकता हूँ कि आर एन आर पाई के बराबर है। तो ये वही रेजिस्टेंस है जो आपकी कॉमन एमिटर में थी,
और बिल्कुल वैसे बिहेवियर तो कॉमन एमिटर में अगर आपका आर एल यहाँ नहीं लगा होता, क्योंकि उस केस में तो आपका आर एल कॉमन कलेक्टर टर्मिनल में लगा था, तो आपका एमिटर टू डायरेक्टली ग्राउंड हुआ था। एमिटर डायरेक्टली ग्राउंड हुआ था तो आपका जो आर एन आ रहा था वो सिंपली आर पाई आ रहा था। वो क्या होता था, एक आर पाई होता था, ये आपका ग्राउंड कनेक्ट हुआ था। फिर से रिपीट कर दीजिएगा, आर पाई कैसे हुआ? देखिए ये फॉर्मूला तो आया था ना, आर एन इज इक्वल टू आर ई प्लस आर एल टाइम्स 1 प्लस बीटा। अब इसको हमने एक्सपैंड किया तो आर ई 1 प्लस बीटा प्लस आर एल 1 प्लस बीटा आया। अब आर ई 1 प्लस बीटा किसके बराबर होता है? आर पाई के बराबर होता है, ये हमने कॉमन इंटरसाइड में दिखा था। तो मैं इसको ये लिखता हूँ आर पाई प्लस आर एल 1 प्लस बीटा। तो आप सर्किट जो ऊपर टॉप लेफ्ट में बना हुआ है ना, इसको आप इस तरह विजुलाइज करें, क्या आपका आर एल है वो जीरो हुआ है, अज्यूम करते हैं। अगर मेरा आर एल जीरो हुआ है तो ये बिल्कुल वैसा सर्किट है जो हमने पढ़ा था कॉमन एमिटर में। हमने कहा था कि भाई ये मेरा ग्राउंड कंसिडर हुआ है, ये इनपुट है और यहाँ आउटपुट ले रहे थे। तो कॉमन एमिटर हम ये देखते थे, फिर हमने इसका पाई मॉडल बनाया था। हमने कहा था कि एक ये आपका ग्राउंड कनेक्ट हुआ था, इसको आप आर पाई कहते थे, ये आर एन था। तो आर एन आप कहते थे कि इक्वल्स टू आर पाई है, क्योंकि ये टर्मिनल ग्राउंड था। आप इस केस में आप आर एल जीरो कंसिडर कर लेते हैं तो वही हो गया आपका आर एन का फॉर्मूला आर ई 1 प्लस बीटा हो गया, क्योंकि आपने आर एल जीरो कंसिडर कर लिया और वो आर पाई के बराबर हो गया। तो बस हम ये रिलेट कर रहे हैं कि असली में आपका कॉमन एमिटर में भी आप इनपुट बेस से देते थे, कॉमन कलेक्टर में भी आप इनपुट बेस से दे रहे हैं, तो दोनों फॉर्मूला सेम आएंगे अगर आर एल का फैक्टर नहीं होगा। लेकिन आर एल का फैक्टर है तो आपका आर एन की वैल्यू चेंज होगी। जो अभी तक हमने देखा था कि हम इग्नोर करते थे आर एल, ना आउटपुट साइड पे ना इनपुट साइड पे, कॉमन कलेक्टर में आर एल का फैक्टर इफेक्ट करता है इनपुट रेजिस्टेंस को। तो फॉर्मूला इसका थोड़ा सा मॉडिफाई होकर आर ई प्लस आर एल 1 प्लस बीटा हो रहा है, या दूसरे केस में फॉर्मूला इसका आर पाई प्लस आर एल 1 प्लस बीटा हो रहा है। तो ये तो आर इन का फॉर्मूला है। अब बाकी फॉर्मूला लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि वी आउट की अगर बात करूँ ना मैं, तो अब सर्किट को मैं थोड़ा सा रिमोडिफाई करता हूँ इस तरह से कि अभी हमने एग्जैक्टली जो सर्किट बनाया ना, हमने ये बनाया, ये वाला सर्किट में दोबारा चलें, इसको दोबारा यूज कर लेते हैं। ये जो सर्किट है आपका, आप कहते हैं आपका आउटपुट क्या है, ये आपने इनपुट ये कहा था और ऑब्वियसली आपका आउटपुट आर ई आर एल के बीच में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो वी आउट है वो किसके बराबर है, आर एल और आर ई का वोल्टेज डिवाइडर। ये यही था ना सर्किट हमारा जो हम देख रहे थे अभी, जब हमने कहा था कि वी इन पे एक दो रेजिस्टेंस सीरीज में आई हुई हैं और ये आर एल का पता है हमें टर्मिनल वी नॉट होता है। तो ए वी की इक्वेशन ये बनती है, सॉरी वी नॉट की इक्वेशन बनती है, एक वोल्टेज डिवाइडर है जो वी से बन रहा है। तो इस तरह से हम ए वी को हम कह सकते हैं कि ये आर एल अपॉन आर एल प्लस आर ई है। अब इसको हमने ए वी क्यों बोला है, क्योंकि आर एल का इफेक्ट काउंट हो रहा है इसमें। जब भी आर एल का इफेक्ट काउंट होता है तो हमारा जो गेन है वो ए वी होता है, और जब आर को इग्नोर करते हैं तो हमारा गेन ए वी नॉट होता है। ठीक है, तो ए वी इक्वल्स टू आर एल अपॉन आर एल प्लस आर ई आ गया। तो सिंपली इस वोल्टेज डिवाइडर पे आउटपुट साइड में हमने देखा। अब ए वी नॉट क्या होगा, ए वी नॉट होता है वो गेन जिसमें आर एल आपका इनफाइनाइट हो। तो अब मुझे बताएं कि आर एल इनफाइनाइट है तो मेरा ए वी नॉट क्या होना चाहिए? जीरो सर। जीरो होना चाहिए। तो अभी किसने बोला जीरो होना चाहिए? दानियाल। दानियल ने कहा कि ए वी में अगर मैं आर एल की जगह इनफाइनाइट लगा दूं तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट प्लस आर ई। नहीं सॉरी सर, मैं समझा सिर्फ डिनोमिनेटर में आर एल है, मैंने ऊपर नहीं देखा।
तो ये अनडिफाइंड होगा। डिफाइंड होगा या हम इसको 1 बोलते हैं, मतलब आपको कैलकुलेट अनडिफाइंड बोलते हैं। लेकिन अगर इसको कोई फाइनाइट वैल्यू कंसिडर करें ना, इनफाइनाइट का हमें अज्यूम कर लें तो 100 मिलियन है, कुछ अज्यूम कर लेते हैं, या 100 बहुत सर बड़ा ये एक और बार समझा देंगे? मिलियन है। तो ये आपका 100 इनफाइनाइट के हम 100 मिलियन रख लिया, तो ये आपका कैंसिल होकर 1 ही हो जाता है। ठीक है, अब चलो दोबारा समझाते हैं इसको कि ये जो ये इक्वेशन, ये सर्किट जो था हमारा, सही है, इसमें हमने देखा था कि बेस साइड, ये जो ये सर्किट था, ये हमने देख लिया कि भाई ये आपने वी नॉट कंसिडर किया था, ये आपका आर एल था, ये आपका आर ई था, और ये आपका वी सिग्नल, और ये आर सिग्नल था। इसको हम बोलते हैं कि हमारा ये वी इन था, और वी इन ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। तो इस पोर्शन से हमने एक इक्वेशन निकाली, वो हमने निकाली कि ये दो रेजिस्टेंस हैं, ये आपका वी नॉट है, ये आपका आर एल है, ये आपका आर ई है, और ये आपका वी इन है। बताता था वी इन, अब ये सिंपली वोल्टेज डिवाइडर है, तो वोल्टेज डिवाइडर से वी आउट इक्वल्स टू आर एल अपॉन आर एल प्लस आर ई टाइम्स सर वी। यहाँ पैरेलल में आर नॉट भी तो लगा हुआ है। पैरेलल में आर नॉट भी तो है, वो कहाँ चला गया? हाँ, आप देखिए आर नॉट की वैल्यू क्या है इसकी। अब अगर मैं इसको उस तरह कंसिडर करूँ ना कि ये एक कह लें कि एक, अब ये इसको आप ये भी कंसिडर करें, ये सोर्स है ना जो आपकी इनफाइनाइट सोर्स है, आप इसको भी कंसिडर कर लेते हैं हम कि ये इसमें अगर हमें आर नोट का फैक्टर इंक्लूड करना चाह रहा हूँ ना, नहीं, तो अब क्या जिससे सर्किट मॉडिफाई करते हैं इस लिहाज से कि अब क्या हो सर्किट में कि ये मेरी एक तरह से इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, ये आर ई है, ये मेरा वी इन है, आर एल है, और ये एक इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता? ये बेसिकली ये वी नॉट है, ये टर्मिनल था, और ये एक रेजिस्टेंस है जो आपने ऐसे कंसिडर किया। तो ये समझ आया सर्किट जो यहाँ बनाए किसी को? तो ये आपका आर नॉट था, ये वी नॉट पे लगा हुआ है जो राइट पॉइंट आउट किया है, और उसका दूसरा टर्मिनल ग्राउंड पे कनेक्ट हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये आर एल के पैरेलल में है, ठीक है। अच्छा, अब चलिए मैंने एक पॉइंट मिस किया था। सर इस पे नोडल एनालिसिस लग सकता है? नोडल भी लग सकता है, लेकिन अभी सर्किट इतना सिंपल है कि इसको नोडल लगाने की मसला नहीं है अभी। तो ये इसको विजुलाइज करें सर्किट को। तो अभी हमने वी इन था, जो हमने वी इन कनेक्ट, ये पॉइंट है, इसमें एक आर ई रेजिस्टेंस लगी हुई है, एक आर एल टू ग्राउंड लगा हुआ है, एक और रेजिस्टेंस है आर नॉट, वो भी ग्राउंड पे लगा हुआ है। तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि ये आपस में पैरेलल है, और एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू ग्राउंड लगा है। ये पाथ तो हम चले इग्नोर कर देते हैं। अब हमारा सर्किट मॉडिफाई किस तरह से हुआ कि एक ये आर नॉट इसके पैरेलल में आ गया। अब यहाँ मैंने जो पॉइंट मिस किया, जो अच्छा मैंने याद दिला दिया, कि हमने अज्यूम किया है कि आर नॉट की वैल्यू है वो मच ग्रेटर देन आर एल है। तो अगर आर नॉट की वैल्यू मच ग्रेटर देन आर एल है, तो हम उसमें आर नॉट को इग्नोर करके फॉर्मूला में सिर्फ आर एल अपॉन आर एल प्लस आर ई लिख सकते हैं। वरना हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसका एक्चुअल फॉर्मूला लिखूं मैं, तो वो बेसिकली ये होगा वी नॉट इक्वल्स टू आर एल पैरेलल विद आर नॉट
RE प्लस RL पेयर विद R नॉट, और ये आपका गेन का इक्वेशन होगा। ठीक है, तो अच्छा याद याद आप लोगों को कि आज का असली में अगर मैं R नॉट काउंट करूंगा तो ये इक्वेशन बनेगी, और अगर मैं R नॉट इग्नोर करता हूँ, ये R नॉट की वैल्यू मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा है RL से, तो उस केस में RL पॉन RL प्लस RE बनेगी। ठीक है, तो दोनों कंडीशन ले सकते हैं, इसमें R नोट कंसिडर किया हुआ है, इसमें R नोट कंसिडर नहीं किया हुआ। और अगर आपका A इनफाइनाइट है RL, तो आपका AV नॉट 1 बनेगा, जब आपका RL इनफाइनाइट। तो ये हल्का सा मॉडिफिकेशन है कि आपका गेन है वो रफली इक्वल्स टू 1 होता है अगर मेरे RL की कोई बड़ी वैल्यू है, जो नॉर्मली होती है, और छोटी वैल्यू में भी AV थोड़ा कम होता है, लेकिन 1 से कभी ज्यादा नहीं होता। ये फॉर्मूला आप कभी भी कंसिडर कर लेना, क्योंकि RL डिवाइड बाय RL प्लस RE है, तो 1 से कभी ज्यादा हो नहीं सकता। एक तो फॉर्मूला से डेरिवेशन में नहीं जाते हम, वो आपका है R नॉट। इस केस में R नॉट आपकी RE के बराबर होती है, नहीं? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो आप इस टर्मिनल से ले रहे हैं, एमिटर टर्मिनल से। हमें पता है एमिटर टर्मिनल से मैं रेजिस्टेंस मेजर करूंगा तो उसकी रेजिस्टेंस RE होगी, और उस आउटपुट मेजर करने के लिए आप क्या करते हैं, इनपुट कंसिडर करते हैं। तो ये बस एक RE का रेजिस्टर है टू ग्राउंड कंसिडर हुआ है। तो जब भी आप आउटपुट ज्यादातर इमिटर साइड देखेंगे तो उसकी RE रेजिस्टेंस होगी, और बेस की साइड देखेंगे उसकी रेजिस्टेंस R पाई होगी। अब एक फॉर्मूला है GV का, जिसकी डेरिवेशन काफी ज्यादा लेंथी है, उस पर नहीं जाते हैं। एवी क्या होता है सर? AV क्या होता है, ये कौन है AV क्या होता है? हाँ अब्बास, AV क्या होता है बताओ। अब्बास अली, AV क्या होता है बताओ जरा। आप बोलो ना, चुप क्यों हो गए? अब्बास, AV आपका वोल्टेज गेन है, जो हम कब से देखते आ रहे हैं कि आप स्पेसिफिकेशन शुरू से हम देख रहे थे कि GM क्या होता है, ट्रांस कंडक्टेंस होती है, R पाई क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस फ्रॉम बेस होती है, RE इनपुट रेजिस्टेंस फ्रॉम इमिटर होती है, AV क्या होता है, आपका वोल्टेज गेन होता है, जिसका फॉर्मूला V आउट ओवर VN होता है। तो आपके आउटपुट वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है किसी गेन से, जिसको AV कहते हैं। तो AV शुरू से लेते आ रहे हैं, इसको रिकॉल कर लेना, क्लासेस लिया करो ताकि छोड़ के जाया नहीं करो, ताकि याद रहे कि AV क्या होता है। आपका GV का फॉर्मूला ये बनता है RL प्लस RL अपॉन RE प्लस R सिग्नल अपॉन 1 प्लस बीटा। इस केस में अगेन हमारी आइडियल कंडीशन में R सिग्नल हमारा 0 होता है, तो अगर R सिग्नल में 0 कर दूंगा इस फॉर्मूला में, तो मेरा GV किसके बराबर हो जाएगा, AV के बराबर हो जाएगा। फॉर्मूला में ये बचेगा पोर्शन। तो अब इसका आपको वो पता होना चाहिए कि आपस में कंपैरेटिव टेबल क्या होता है। तो वो कंपैरेटिव टेबल ये है, इसको थोड़ा सा गो थ्रू करेगा, इससे आपको जो सारे समराइज हमने किए हैं ना अभी लास्ट 3-4 क्लास में, वो समझ आ जाएगा। इसका गेन नेगेटिव है, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस का पॉजिटिव है, कॉमन एमिटर फॉलोअर का, एमिटर फॉलोअर में से कॉमन कलेक्टर है, जिससे गेन 1 है। ये सारे फॉर्मूलाज जो हम देखते हुए आ रहे थे ना अभी, वो यहाँ लिस्ट डाउन किए हुए हैं। तो ये अगर टेबल आपके सामने होगा ना, तो आप ये तीनों किस्म के फॉर्मूलाज, इक्वेशंस हैं या सर्किट्स हैं, वो सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉमन कलेक्टर हमने भी देखा, जैसे गेन 1 था, इसकी इनपुट रेजिस्टेंस बीटा प्लस 1 RE प्लस RL थी, इसका आउटपुट गेन RL अपॉन RL प्लस RE था, आउटपुट रेजिस्टेंस RE थी। तो इससे आप देख सकते हैं कि कॉमन कलेक्टर की आउटपुट रेजिस्टेंस कम होती है, कॉमन बेस की इनपुट रेजिस्टेंस है वो कम होती है, कॉमन एमिटर की इनपुट रेजिस्टेंस मीडियम होती है, और इन कॉमन बेस कॉमन एमिटर की आउटपुट रेजिस्टेंस मीडियम होती है। तो ये टेबल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो रिवाइज कर लें लास्ट 3 क्लास में जो पढ़ा था हमने, 3-4 क्लासेस में, इस टेबल से रिलेट करें। तो फॉर्मूलाज तो वही हैं जो हमने डिस्कस किए थे।
तो इन सर 3 हमारी नेक्स्ट क्लास शुरू हो चुकी है। हाँ, तो मैं बस एंड कर रहा हूँ कि ये टेबल इसलिए इंपॉर्टेंट है जो पेज 446 पे है, क्योंकि इसमें कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर जो सर्किट स्क्वायर के फॉर्मूलास हैं वो यहाँ ने समराइज करके लिखे हुए हैं। तो ये हमारा एंड इसमें का एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में और फिर मॉसफेट शुरू करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। ओके, लास्ट फॉर्मूला दिखाएगा जीवी का। जीवी का फॉर्मूला आपका ये है RL अपॉन RL प्लस RE प्लस R सिग्नल अपॉन आर सिग्नल अपॉन बीटा प्लस 1। बीटा प्लस 1। तो अगर R सिग्नल 0 है तो Okay. GV आपका इक्वल्स टू AV होगा, अगर R सिग्नल 0 है। ठीक है, तो ये क्लास एंड करें, कल कंटिन्यू करेंगे। सर क्वेश्चन है ठीक, सर, आप डेरिवेशंस बता दें, 2-3 आपने कहा था, क्योंकि आप कह रहे थे कि अगर यूनिवर्सिटी खुलेगी तो आप बताएंगे वरना नहीं बताएंगे, लेकिन सर कैमरा वगैरह खुल रहा है तो आप बता देंगे तो ज़्यादा सही हो जाएगा हमारे लिए, याद कर लेंगे। चलिए मैं बता दूंगा। वैसे मुझे 1-2 दिन में पेपर का फॉर्मेट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये सब मैं शेयर करता हूँ एक वर्ड फाइल जिसमें ये इन्फॉर्मेशन होती है, तो मैं आई थिंक कल या परसों तक शेयर कर लूँगा आप लोग के साथ। ओके सर, थैंक यू। इंशाल्लाह। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।